नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्वागत करते हैं सभी का। कल की क्लास के अंतर्गत आप लोगों ने काफी बढ़िया चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। जो हाफिरली के अंतर्गत आप लोगों के आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर अपने थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो कल की क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताए, तो आशा करता हूं कि वो आप लोगों ने नोट आउट कर लिए होंगे और नोट आउट करने के साथ साथ में आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को लिख करके अच्छी तरह से याद भी करना शुरू कर दिया होगा। वैसे मैं पता है आप भी जानते हो कि केमिस्ट्री के अलावा अदर सब्जेक्ट के भी पेपर होंगे आपके ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप लोग दूसरों का भी दे दिया करो, है ना। रोजाना दो दो तीन तीन चैप्टर्स दो दो तीन तीन क्वेश्चन आप लोग याद करते रहा करो, तो आराम से फिर वो चलता रहेगा अपना ना सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके एग्जाम हो गया तो दुआ तो ये करूंगा कि अच्छा गया होगा उनका एग्जाम, अच्छे मार्क्स आए उनके। और जिनका आने वाला है या जिनका आज है ना, आज तो कईयों का था, मुझे लगता पाली वगैरह उस साइड में मुझे लग रहा कि आज था, तो क्षमा चाहता हूं उनको, मैंने ये सब्जेक्ट के नहीं बता पाया मैं। लेकिन फिर भी जिनका कल या फिर मंडे को आने वाला अगर है हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम, तो जरूर आप लोग इसकी प्रिपरेशन करना, आप लोगों को कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। अपने लोगों ने कल हमने चैप्टर नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। वैसे आप लोगों को दोबारा वापस रिपीट कर देता हूं कि चैप्टर नंबर हमारा लगभग ऑलमोस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये चैप्टर्स के आप लोगों के मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करवा दिए थे, है ना। अब इसके आगे चलते हैं अपने। अब हमारा लेसन नंबर 4 देखेंगे। लेसन नंबर 5 हमारा डिलीट हो चुका है, लेसन नंबर 5 हमारा है नहीं। एंड लेसन नंबर 7 जो है एसिड एंड बेस, वो वाला भी नहीं है। तो आगे हम लोग 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इन विच नंबर 4, नंबर 6 एंड नंबर 8। ठीक है जी, जिसमें लेसन नंबर 4 भी आप लोगों ने तसल्ली के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने किया हुआ है, और लेसन नंबर 8 भी आप लोगों को कंफर्म तरीके से आप लोगों को मैंने करवा दिया। और लेसन नंबर 6 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने। तो कल की क्लास में बेटा जी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग डालिएगा हेडिंग नंबर लेसन नंबर 4। जी हाँ, लेसन नंबर 4 के बारे में अगर अपने बात बताएं तो ज्यादा क्वेश्चंस अपने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लेसन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। तो एक बार आप जरूर दोबारा वापिस प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक के अंतर्गत, तो आप लोग वीडियो में जाकर के उससे रिलेटेड आप लोग टॉपिक ढूंढना और एक बार अच्छी तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है बेटा जी। तो आइएगा उसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं नंबर फर्स्ट, आयनिक बंध क्या होता है। प्रश्न क्या आएगा, आयनिक बंध क्या होता है, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चंस, या ऐसे आ जाएगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। द कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट दैट्स नोन एज आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है कि नहीं होता, पढ़ा था तुम लोगों ने। क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो काफी मजबूत बॉन्ड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम इसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए आयनिक कंपाउंडों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। एंड आफ्टर दैट नंबर सेकंड क्वेश्चन बेटा जी डालना, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं तथा इसके टाइप तथा इसके प्रकार। तो तुमने 3 टाइप के पढ़े थे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, है ना। विद इनके एग्जांपल भी आप लोगों ने बेखूबी के साथ में डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद आ रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं आ रहे तो आप लोग ऐसे करना, पीछे आप लोग जाना और दोबारा वापस आप लोग उससे रिलेटेड जो वीडियो आप लोगों को दे रखी है यूट्यूब चैनल पर अपने, या फिर अपने ऐप पर भी है, तो वहां पर जाकर के आप लोग तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में आप लोग उन टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही है वो एक बार वो दोबारा वापस देख लेना ना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है लेविस स्ट्रक्चर। बेटा लेविस स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं नहीं बता सकता कि किसकी पूछी जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने हर चीज की लेविस स्ट्रक्चर हम लोगों ने आराम से सीखी थी। जैसे मान लीजिएगा CO2 के लेविस स्ट्रक्चर हमने बनाना सीखा था, CH4, न जाने कितने हम लोगों ने लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने इस चैप्टर को तसल्ली के साथ, बेखूबी के साथ, सॉरी इस टॉपिक को हमने बेखूबी के साथ डिस्कस किया था, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी लेविस स्ट्रक्चर बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत आती होगी, है ना। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इन्हीं को पढ़ के जाना है, मतलब ऐसी लेविस स्ट्रक्चर हम लोगों ने काफी सारी डिस्कस की थी जो आप लोगों से कंसीडर की जा सकती है ना। तो वो लेविस स्ट्रक्चर वाला पॉइंट अच्छी तरह से आप लोग डिस्कस करके जाना बेटा जी, आ सकता है लगभग 2-3 लेविस स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछी जा सकती है। अच्छा, इसको स्टार लगा लो।
हाइब्रिडाइजेशन, संकरण किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार बताए थे आपको। जैसे एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है, वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जितने जिन्हें भाग लेंगे उसके बराबर होंगे। टाइप तुमने पढ़े थे, 3 टाइप पढ़े थे जनरली, sp sp2 और sp3 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। जिनको नहीं पता बेटा जी एक बार दोबारा वापस वीडियो देख लेना, हमने एग्जांपल के साथ में भी अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है वहां पे। तो संकरण और संकरण के प्रकार, ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ के जाना, मेरी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा इसमें भी स्टार लगा लो आप। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, आई थिंक डायपोल मोमेंट है या नहीं, डायपोल मोमेंट जिसको अपने बात करते हैं म्यू से शो करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है बेटा जी, म्यू बराबर में हाँ चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीपल है ना, चार्ज और डिस्टेंस का जो मल्टीपल होता है वो डायपोल मोमेंट कहलाता है। किसका डायपोल मोमेंट जीरो किसका आएगा, किसका डायपोल मोमेंट कितना होता है ना, ये हमने तमाम बातें वहां पे डिस्कस की थी। एक पूरा लेक्चर आप लोगों को डायपोल मोमेंट वाला पर आप लोगों को दिया हुआ है मैंने, तो डायपोल मोमेंट वाला अच्छी तरह से पढ़ के जाना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी भी सीखी थी अपने, अनुनाद संरचना, तो ये दोनों की अनुनाद संरचना पक्का पढ़ के जाना आप, CO2 की और O3 की, ठीक है ना। हाँ फैजान रूल, फैजान रूल भी काफी स्टाइल का लेना बेटा जी। फैजान रूल क्या होता है, फैजान रूल क्या होता है बता देता हूं मैं भाई। फैजान रूल अप्लाई करता है केवल और केवल आयनिक कंपाउंड्स पे, है ना। फैजान रूल अप्लाई होता है आयनिक यौगिकों में। देखो मैं बता देता हूं, ये जो फैजान रूल है ये आयनिक कंपाउंड्स में बेटा जी अप्लाई होता है, आयनिक यौगिकों में। भाई सिंपल सी बात पता है कि आयनिक यौगिकों में आयनिक प्रकृति होगी, आयनिक नेचर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन फैजान रूल कहता है, फैजान रूल कहता है क्या कहता है कि भैया आयनिक यौगिकों में कुछ ना कुछ कोवेलेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जा सकती है, कोवेलेंट नेचर भी हो सकता है। अब आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर का क्या काम, नहीं होता है। तो होता क्या है, फैजान ने कहा कि भैया जब आयनिक कंपाउंड में कोई कटायन किसके पास आता है, अनायन के पास आता है। जब कोई धनायन ऋणायन के पास आता है, जब पास आता है तो इनके दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, ये अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कटायन का साइज काफी छोटा होता है, इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको, आगे वाले को। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मेरे प्यारे साथियों जो हमारा ये अनायन है, अनायन उसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा जी, उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है ऐसे, है ना। अनायन का शेप बदल जाता है, शेप इस प्रकार से शेप बदल जाता है ना। और अट्रैक्ट हो जाते हैं दोनों आपस में, इस प्रकार से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा गुण भी मिल जाता है इसमें, सहसंयोजक बंध भी कुछ पाया जाता है, आई एम सॉरी सहसंयोजक नेचर भी पाया जाता है। दोबारा फिर सुनो, फैजान क्या कहता है, हम जानते हैं आयनिक कंपाउंडों में आयनिक नेचर होता है, लेकिन फैजान रूल के अकॉर्डिंग आयनिक यौगिकों में कुछ कोवेलेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, कोवेलेंट नेचर भी होता है। जब कोई कटायन अनायन के पास में आता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होने की वजह से ये कटायन क्या करता है, अनायन के शेप को चेंज कर देता है, आयनायन के शेप को चेंज कर देता है। देखो अनायन का शेप चेंज हो गया, जब ये आयनायन का शेप चेंज हो गया तो ये पोलराइज हो जाता है बेटा जी, ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित है नहीं है, पोलराइजेशन आ जाता है इसमें, ध्रुवन आ जाता है। यही रूल हमारा फैजान का रूल होता है, बस इतनी से आप लोग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारी बात। अच्छा फिर अगला बात याद करके ना बेटा जी, एच बॉन्ड। एच बॉन्ड को हमने पढ़ा था बेखूबी से कि एच बॉन्ड क्या होता है, किसे कहते हैं एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, और कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के पढ़े थे तुमने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो याद होगा आपको कि जो ये हाइड्रोजन है बेटा जी, ये किनके साथ बॉन्ड बनाता है, जनरली फोन के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है उनके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली हमें F के साथ, O के साथ और N के साथ देखने को मिलता है, कभी कभी Cl के साथ में भी देखने को मिल जाता है, वो बात अलग है। तो लेसन नंबर 4 में बेटा जी ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट आउट कर लो बेटा जी, या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इनका, ये लीजिए। हाँ ये लेसन नंबर 4 क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर लेसन नंबर आगे बात करते हैं बेटा जी लेसन नंबर 6 के बारे में। लेसन नंबर 6 जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स है, उष्मागतिकी की। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये देख लेना, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम किसे कहते हैं,
है ना। तंत्र या निकाय किसे कहते हैं, और इसके प्रकार। सिस्टम दो प्रकार का होता है, सॉरी 3 प्रकार का होता है जनरली, है या नहीं है। एक तो होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये 3 प्रकार का सिस्टम होता है। अब कैसे होता है ये आप लोग एक बार रीडिंग लगा लेना बेटा जी, फिर आगे डिस्कस करेंगे अपने जब लेसन नंबर 6 जो अपने पढ़ेंगे तब आप लोगों को बखूबी से पता आ जाएगा। तो निकाय और इसके प्रकार बता देना। दूसरी बात, इसमें कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है बेटा। जैसे एंथैल्पी किसे कहते हैं, परिभाषा सीधा आएगी, एंथैल्पी क्या होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि किसी सब्सटेंस में पाए जाने वाली जो इंटरनल एनर्जी होती है उसी को हम लोग एंथैल्पी कहते हैं, है ना। हाँ, पढ़ लेना अच्छी तरह से ये। अच्छा, इसको स्टार लगा देना, ये जरूर मिल सकता है आप लोगों को, ये वाला। आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है, अलग से टॉपिक मिल जाएगा आप लोगों को। जब आप लोग चैप्टर नंबर देखोगे, चैप्टर नंबर 6, तो अलग से आप लोगों को चैप्टर मिल जाएगा। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द सीपी एंड सीवी ऑफ द आइडियल गैस। एक आदर्श गैस के लिए सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है ना, ये डिस्कस कर लेना। और इसके अलावा इसको भी स्टार लगा देना, इस पे भी स्टार लगा देना। हैश रूल, हैश रूल क्या कहता है। हैश रूल सीधा प्रश्न आ सकता है, हैश रूल क्या होता है समझाओ। तो सिंपल सी बात है, हैश रूल के बारे में अगर मैं बात बताना चाहूं आप लोगों को, मान लीजिए बेटा जी कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट से तुम लोगों का क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है जी। अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। कोई पुराना पदार्थ है, अब उस पुराने पदार्थ से तुम लोग क्या बना रहे हो, उत्पाद बना रहे हो। बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। हाँ देखो भाई, तुम कैसे भी बनाओ, चाहे रिएक्टेंट से यूं करके चाहे ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, चाहे इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाओ, चाहे कैसे भी घूम फिर करके तुम कैसा भी स्टेप यूज करो, कैसा भी प्रोसेस यूज करो, किसी भी तरीके से आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ, कोई सा भी स्टेप इस्तेमाल करो, कोई सा भी पद इस्तेमाल करो, कोई सा भी प्रक्रम इस्तेमाल करो, कोई सा भी प्रोसेस इस्तेमाल करो, कोई भी प्रक्रम इस्तेमाल करो, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जितनी उसको ऊर्जा चाहिएगी उतनी ऊर्जा आप लोगों को देनी ही देनी पड़ेगी। चाहे आप लोग ये वाला पद इस्तेमाल करो, चाहे ये वाला स्टेप इस्तेमाल करो, चाहे कोई भी एनीवे कोई भी स्टेप इस्तेमाल करो आप, है ही नहीं। तो जितनी प्रोडक्ट बनने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए होती है उतनी ऊर्जा उसको देनी ही देनी पड़ती है। इसी नियम को हम कहते हैं हैश का रूल। बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ, जैसे मान लीजिए अपने 2 जनों की मान लो अपने चाय बनानी है, चाय, है ना। अब 2 जनों की चाय बनाने के लिए अपने को अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई जो हमारे घरों के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उस पे चाय बना रहा है, कोई लकड़ी के थ्रू जला करके आग, है ना, 2 जनों की चाय बना रहे हैं। और कोई जो केरोसिन का ऑयल होता है, केरोसिन का ऑयल, है ना, उस स्टोव के ऊपर चाय बना रहा है। देखो चाय बनाने के तरीके 3 हो गए, कोई सिलेंडर के थ्रू, कोई लकड़ी के थ्रू, और कोई केरोसिन ऑयल को जला करके ऐसे चाय बना रहा है। अब 2 जनों की चाय बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिएगी उतनी ऊर्जा तो चाहिएगी उसको, चाहे आप लोग एलपीजी सिलेंडर के थ्रू दो, चाहे आप लोग लकड़ी के थ्रू दो, चाहे आप लोग केरोसिन ऑयल के थ्रू दो, मतलब जितनी ऊर्जा चाहिए उसको चाहिए, चाहे आप स्टेप कैसा भी इस्तेमाल करो। तो वही कह रहा है कि हैश के अनुसार चाहे हम लोग किसी भी स्टेप के थ्रू प्रोडक्ट बना लें, उसको जितनी ऊर्जा चाहिएगी उसको उतनी ऊर्जा ही चाहिएगी। इसके नियम को कहते हैं हैश का रूल। ठीक है जी, एक बार रीड कर लेना, देख लेना आप लोग। अच्छा, फिर आगे कुछ डेफिनेशंस है बेटा जी। लेसन नंबर 6 में कुछ डेफिनेशंस है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड फ्यूजन एंथैल्पी क्या होती है, मानक दहन एंथैल्पी, मतलब किसी पदार्थ को दहन करने के लिए, फ्यूज करने के लिए, जलाने के लिए जिस एंथैल्पी या एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। गिब्स एनर्जी क्या होती है। ये 4-5 कुछ डेफिनेशंस हैं, जिसमें से 1-2 डेफिनेशंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना। एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, करंट एंथैल्पी क्या होती है ना। ये कुछ डीएसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है तोड़ने के लिए। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आप लोग एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है। अच्छा, लेसन नंबर 4 में भी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं भूल गया, तो वो लेसन नंबर 4 में भी एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेना बेटा जी। जैसे बंद एंथैल्पी है ना, बंद एंथैल्पी, बंद को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको कहते हैं। अच्छा, बंद कोटि क्या होती है, बंद कोटि, है ना। बंदों की कुल संख्या, जैसे 2 एटम है उसके बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं, उन टोटल बॉन्डों की संख्या को हम लोग बंद कोटि बोलते हैं।
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। अच्छा एक और याद कर लेना, जालक ऊर्जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लो लैटिस एंथैल्पी, जालक ऊर्जा। तो ये 3 डेफिनेशन इसमें भी है, तो ये एक बार रीड लगा लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। ठीक है जी, तो ये लेसन नंबर हमारा 3 भी हो गया, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5, सॉरी लेसन नंबर 5 तो है नहीं, लेसन नंबर 6 भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा उसके आगे चलते हैं अपने, उसके आगे चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट नंबर लेसन 8। 8वां लेसन आप लोगों ने बेखूबी से पढ़ा था, तसल्ली के साथ पढ़ा था, और हमने काफी दिन भी लगाए थे लेसन नंबर 8 के अंतर्गत, है ना, आराम से हमने डिस्कस किया था। तो बेटा जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, यही बनता है कि डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, है ना, यह प्रश्न आप लोगों का बनता है। नो डाउट एक सिंगल डेफिनेशन भी आप लोगों से कंसीडर की जा सकती है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, परिभाषा लिखिए, अपचयन क्या होता है, परिभाषा लिखिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिडक्शन प्रोसेस, एक्सप्लेन या डिफाइन करना। इस पे लगा लो स्टार, ये तो पक्का ही छपेगा, पक्का ही आएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाओ, या फिर आप लोगों को एक उदाहरण दे देगा, कहेगा कि भैया सिद्ध करके बताओ ये रेडॉक्स अभिक्रिया है ना। तुम लोगों को इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, हो सकता है दुआ करता हूं कि दोनों क्वेश्चंस मिल जाए आपको, है ना। अच्छा कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी तुम लोगों ने, याद आई होगी, अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पढ़े थे, कुछ याद आया, हाँ, जिसमें पढ़ा था हमने एडिशनल रिएक्शन, हाँ एडिशनल रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, जैसे ए और बी आपस में जुड़कर ए बी बन गया। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया क्या होती है, ये भी हमने डिस्कस की थी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ी थी, आपको याद होगा। इस पे लगा लो बेटा जी स्टार, ये लो इस पे लगा लो स्टार, ये पक्का ही आएगा। 2 मेथड पढ़े थे अपने, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 मेथड पढ़े थे, एक तो पढ़ा था ऑक्सीडेशन मेथड और एक पढ़ा था बेटा जी अपने हाफ रिएक्शन मेथड। तो हाफ रिएक्शन मेथड जो है ये वाला हमारा, है ना, आयनिक मेथड जिसको अपने भी कह सकते हैं, हाफ आयनिक मेथड जो भी है, तो ये हाफ रिएक्शन मेथड। तो ये मेथड के थ्रू आप लोगों से कोई समीकरण को बैलेंस करने का पूछेगा, यहां इसी को पूछेगा, ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं पूछेगा, वो आपको ये पक्का पूछेगा, तो ये अच्छे तरह से याद कर लेना आप। ठीक है जी। अच्छा हमने एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, याद आया कुछ, जैसे आप लोगों को दे दिया जाए मान लो KMnO4, तो यहां पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपने यार, जैसे H2SO4 दे दिया, H2SO4 S की निकालनी है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या का टॉपिक जब अपने पढ़ा था उसमें कई सारे एग्जांपल लिए थे अपने, तो ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। तो इसमें भी लगभग 3 और 3 6 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताए हैं बेटा, है ना। तो ये लगभग टोटल चैप्टर हो गए हमारे लगभग 6 ना, इन 6 चैप्टर में मैंने लगभग 45 या 40 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, जिन्होंने लिखे होंगे काउंट करके देखना, लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन हुए होंगे। तो ये क्वेश्चंस देखो, मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को ही आएंगे, यही आएंगे, नहीं, एक हमने एक आइडिया लिया है कि ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, है ना। बाकी जो होगा वो होगा, लेकिन हमारा पहला दायित्व ये होगा कि इन क्वेश्चंस को हमें अच्छी तरह से रीड करके जाना है ना। तो वो तो किस्मत की बात होगी कि ये क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन दुआ तो यही करेंगे ऊपर वाले से कि आप लोगों का जब पेपर आएगा तब आप लोग पेपर पढ़ के आपको पता चल जाए कि हाँ हमने ये भी देखा था, ये भी देखा था, ये भी देखा था, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, तो ऐसे ही आएंगे आप लोगों के ना। तो बेटा जी पहला काम तो आप लोगों का यही करना है कि अगर जिनका पेपर नहीं हुआ केमिस्ट्री का, तो हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हो जो, तो हाफ ईयरली तैयारी करने के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को पहले अच्छी तरह से रीड कर लेना, ठीक है ना। और जब ये क्वेश्चन रीड हो जाए फिर आप लोग अदर जो है वो तो करना ही करना है ना भी। मैं टारगेट मेरा ये नहीं है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं गारंटी नहीं लेता बेटा, गारंटी तो खुद की गारंटी नहीं होती, लोगों की दूसरों की गारंटी कैसे ले सकते हैं अपने, है ना। और ये तो खासकर पेपर है, अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर होगा, अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट का मैं पूरी गारंटी लूं। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इन क्वेश्चंस में से आप लोगों के क्वेश्चंस पेपर में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, है ना। हाँ लगभग जितने भी मिले 40%, 50% या हो सकता है 70-80% आ जाए इनमें से। लेकिन आपका दायित्व यह है कि पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, याद करना है। आफ्टर दैट जब ये याद हो जाए उसके बाद आप लोगों ने जो बाकी चीजें बची हुई हैं, बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं, फिर वो आप लोग अच्छे तरह से पढ़ देना बेटा जी, ठीक है। तो मिलेंगे अपने
इसमें से कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग बताते रहना। टॉपिक्स में जो भी समस्या आती है तो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। और कुछ दिनों के बाद में अपने लाइव सेशन भी रख लेंगे, है ना। तो उस लाइव सेशन में आप लोगों के लिए बेटा जी केवल इन्हीं चैप्टर्स में से मोस्ट क्वेश्चंस, मतलब क्या कहें, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो अभी देखते हैं कोई जो टाइमिंग अगर एडजस्ट हो जाए तो हो सकता है, जैसे आज अपनी क्या डेट होगी, आज तारीख हो चुकी है अपनी 17 हो चुकी है ना। तो 17 है आज अपनी तारीख, तो 17 तारीख, 18 और 19 को संडे है, तो 20 डे है ना, 20 को लगाए क्या। चलो देखते हैं अपने, तो उसमें अपने एक लाइव सेशन रख लेंगे 1-2 दिनों के अंतर्गत। और लाइव सेशन रखने के बाद उसमें आप लोगों के बेटा जी मैं बताना चाहूंगा, उसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, और हो सकता है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। तो उसमें चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर दूसरा जितना हो चुका है उतना, लेसन नंबर तीसरा, लेसन नंबर चौथा और लेसन नंबर 8, इन 5 चैप्टर का मैं बेटा जी आपके सामने लेकर के आऊंगा। क्या, हाफ ईयरली से रिलेटेड, है ना, हाफ ईयरली को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले और कुछ छोटे क्वेश्चन वन लाइनर वाले, है ना, ताकि आप लोगों को ये थोड़े हेल्प करे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, है ना। तो बेटा जी हम आपके लिए इतना करते हैं, लेकिन आप लोग हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं करते। जो बंदा आता है बस वीडियो देख करके चला जाता है, मतलब फायदा तो उठा रहा है, बेटा लाइक करने में आप लोगों का क्या जाता है ना, लाइक कर दिया करो ताकि हम लोग भी खुश हो जाएं, है ना। तो मिलते हैं बेटा जी अपने वापिस आगे। तो जो भी आप लोगों का पेपर है, जिनका कल पेपर है या जिनका आगे वाला पेपर है, तो बेटा जी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी का। और दुआ तो यही करेंगे किसी में से क्वेश्चंस आ जाए आप लोगों के, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, जो है ना। और जल्द ही लेकर के आएंगे अपने लाइव सेशन भी, ऑब्जेक्ट टाइप का और वन लाइनर का और शॉर्ट क्वेश्चंस का जल्द ही लेकर के आएंगे। तो उसमें से भी क्वेश्चंस आप लोगों को लगभग मिल जाएंगे 50 के आसपास, तो वो भी आप लोग लाइव सेशन में पढ़ोगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, और आशा यही करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा और आप लोग अच्छे मार्क्स आप लोग हासिल करो। तो मिलते हैं अपने आगे। जय हिंद, जय भारत।